दोस्तों, आज के वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर जितने भी युद्ध और संधियां हुई हैं वो सब डिटेल से देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए 18 जून 1707 को हुआ था जजऊ का युद्ध। ये मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था, जो कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता पाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो इसके बीच में मुअज्जम है वो जीत जाता है और आजम को मार देता है, और इसके साथ ही अपना नाम है वो बहादुर शाह प्रथम रख लेता है। और आपको देखा होगा उत्तर मुगल काल में पहला शासक है बहादुर शाह प्रथम हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं फरवरी 1739 के अंदर करनाल की लड़ाई। ये मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में होती है, और इसके अंदर नादिर शाह है वो जीत जाता है। इसके अंदर जो मीर बख्शी है खाने दौरा है वो इसका मतलब नेतृत्व करता है, लेकिन हार जाता है ये नादिर शाह से लड़ाई के अंदर। और नादिर शाह इसमें जो तख्ते ताउस हो गया, कोहिनूर हीरा हो गया, इस तरह से बहुत सारे लूटपाट करता है। फिर आगे हम देखते हैं 25 नवंबर 1759 के अंदर 59, ठीक है। यहाँ पे वेदारा का युद्ध हुआ था इस तारीख को, और ये डच और अंग्रेजी है कंपनी है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके बीच हुआ था। इसके अंदर हमें अंग्रेज जीतने को देखने को मिले थे, और डच है वो पूरी तरह से हार गए थे। बाद में इनको भारत से धीरे धीरे सत्ता भी इनकी मतलब जो व्यापार वगैरह था वो भी समाप्त हो गया था। 1612 को हमें सवाली का युद्ध देखने को मिलता है। ये अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन वेस्ट और हेनरी मिडल्टन है, ये दोनों नेतृत्व कर रहे थे, और पुर्तगालियों के साथ इनका युद्ध हुआ था। क्योंकि अंग्रेज जो अपनी फैक्ट्री है वो सूरत के अंदर और जगह स्थापित करना चाहते थे, लेकिन पुर्तगालियों ने जो बादशाह है उनको मना कर दिया था, जिस कारण क्या हुआ अंग्रेजों ने फिर युद्ध की घोषणा कर दी और पुर्तगालियों को हरा के फिर अपनी फैक्ट्री वगैरह वो स्थापित की। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं वांडीवास के युद्ध के बारे में। यह हुआ था 1760 के अंदर। इसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था आयरकुट ने, और फ्रांसीसी है इनकी तरफ से काउंट डी लाली है, इन्होंने नेतृत्व किया था। यहाँ के गवर्नर जनरल फ्रांस के है वो काउंट डी लाली है, ठीक है। तो इसके अंदर अंग्रेज है वो जीत गए थे, और उसके बाद आपको पता है फ्रांसीसियों का पूरी तरह से पतन हो गया था। पूरी तरह से नहीं मान सके, लेकिन बुरी तरह से मतलब हार गए थे। तो इनकी जो शक्तियाँ वगैरह थी व्यापार की होगी और चीज़ें वो सब समाप्त हो गई थी। 1740 के अंदर हमें घेरिया का युद्ध देखने को मिलता है अलीवर्दी खां और सरफराज के अंदर। सरफराज को ये अलीवर्दी खान इसमें मार देता है और फिर अपना शासक बन जाता है। बाद में इसके साथ कई संधियां भी होती है, मुगलों की होती है, अंग्रेजों की मधुमक्खी के छत्ते के समान बताता है, और चीज़ें होती है, वो सब डिटेल में होता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ डेट वगैरह देख रहे हैं तो वो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। इसके बाद हमें 9 फरवरी 1757 के अंदर अलीनगर की संधि देखने को मिलती है। ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच होती है, जो अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव है वो नेतृत्व कर रहा था। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध। इसके बारे में तो सबको पता ही होगा, सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला की तरफ कई मिले हुए थे, जैसे कि फ्रांसिस हो गए, मोहनलाल हो गया, मीर मर्दान हो गए, इन्होंने साथ दिया था। अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव और वॉटसन थे, और अंग्रेज जीत गए थे। ये सब आपको देखा होगा, धोखे से जीते थे, वो चीज़ भी आपको पता होगी डिटेल के अंदर। चलिए अगला बात करते हैं बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, यह भी आपको पता ही होगा। ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला हो गए, मुगल बादशाह हो गए शाह आलम द्वितीय, और बंगाल के जो पूर्व नवाब थे मीर कासिम, इन तीनों ने मिलकर युद्ध किया था जो अंग्रेजों की तरफ से। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो था। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, तो ये एक निर्णायक युद्ध था कि इसमें अंग्रेज है वो जीत गए थे और अपनी शक्ति भी इसमें प्रदर्शन किया था। क्योंकि प्लासी के अंदर तो क्या हुआ था, इन्होंने धोखे से जीत लिया था, लेकिन इसके अंदर 3 संयुक्त देखिए शक्तियां देखने को मिल रही है। अवध के नवाब भी है, मुगल बादशाह जो केंद्रीय शक्ति है वो भी है, और इसके अलावा बंगाल के पूर्व नवाब है मीर कासिम है, इन्होंने भी साथ दिया था। फिर भी ये हार गए थे, तो अंग्रेजों की जो नेतृत्व क्षमता है वो देखने को इसमें मिली थी। अगला देखते हैं हम 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। ये 2 पार्ट में हुई थी इलाहाबाद की संधि, एक तो 12 अगस्त को हुई थी, एक 16 अगस्त को हुई थी। 12 अगस्त को हुई थी वो मुगल बादशाह के साथ हुई थी, शाह आलम द्वितीय के साथ, ठीक है, क्लाइव ने की थी। इसमें क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली थी, यानी द्वैत शासन यहाँ पे स्थापित हो गया था। इसके अलावा कड़ा और इलाहाबाद है, ये शुजाउद्दौला से मुगल बादशाह को मिलेंगे, ये सब अंग्रेजों ने कह दिया था। इसके अलावा कहा था कि 53 लाख है वो हर साल अंग्रेज निजामत के तौर पे देखें, यानी प्रशासन है उसके सार संभाल के लिए इस तरह से देंगे, और 26 लाख है वो हर साल देंगे व्यक्तिगत खर्च के रूप में बादशाह को, ठीक है। और 1765 से लेकर 1772 तक बादशाह को नज़रबंद भी रखा था। उसके बाद क्या हुआ था, मराठों ने इनको छुड़वा दिया था। तो ये एक तरह से कठपुतली नवाब और नज़रबंद बादशाह भी इसमें कहा जाता है। इसके बाद से 16 अगस्त को ये संधि हुई थी जो शुजाउद्दौला के साथ में हुई थी। इसके अंदर क्या हुआ था, 50 लाख रुपए वो तो क्षतिपूर्ति के रूप में मांग। इसके साथ ही कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र है वो भी कहा कि आप बादशाह है वो मुगल बादशाह उनको देंगे। इसके साथ बनारस के जो जागीरदार थे बलवंत सिंह, इनकी जागीरदारी स्थायी कर दी, लेकिन शुजाउद्दौला था
ये नहीं चाहता था इसकी जागीरदारी स्थायी हो, क्योंकि ईर्ष्या करता था इसे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसकी जागीरदारी स्थायी कर दी और ये सालम जो शुजाउद्दौला है इसके हाथ से ये जागीरदारी यहाँ की मतलब क्षेत्र है वो भी निकल गया। इसके साथ अंग्रेज़ों ने चुनार का किला है वो भी अपने नियंत्रण में ले लिया। साथ ही इसमें और भी चीज़ें हुई थी, जैसे कि युद्ध वगैरह हो गए, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे और चीज़ें नहीं करेंगे, वो सब भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये सब मेन चीज़ें थी जो आपको इसमें पता होनी चाहिए, संधि है इस चीज़ के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बनारस की संधि। बनारस की संधि है वो शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग है इन दोनों के बीच में हुई थी। 1775 में फैजाबाद की संधि हुई थी असफउद्दौला और वारेन हेस्टिंग के बीच में। 1728 में पालखेड़ा की लड़ाई हुई थी, जो पेशवा बाजीराव है फर्स्ट है, और इसके अलावा निजाम उल मुल्क है। तो पेशवा बाजीराव है ये जीत गए थे, और निजाम उल मुल्क है इनको फिर मुंजी शिवगाम की संधि भी करनी पड़ी थी इनसे। 1737 के अंदर भोपाल की लड़ाई हुई थी, और मुंजी शिवगाम में मतलब एक तरह से ये साथ देने के लिए इनसे बात हुई थी, ठीक है। भोपाल की लड़ाई हुई थी, इसमें बाजीराव फर्स्ट और निजाम उल मुल्क के बीच में वापस लड़ाई, और बाजीराव फर्स्ट पेशवा है वो जीत गए थे। चलिए अब बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। 1740 से 48 का दौर था। इस टाइम कर्नाटक के पास गवर्नर कौन थे? निकोलस मोर्स थे, ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और कर्नाटक के अंदर तब नवाब थे अनवरुद्दीन, और इसके अलावा ये संघर्ष हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर उत्तराधिकार के लिए, फ्रांसिस और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। लेकिन बाद में इसमें क्या हुआ, एक्स-ला-शापेल की संधि हो गई और एक दूसरे के क्षेत्र उन्होंने आपस में दे दिए। अनवरुद्दीन को इसमें कोई लाभ नहीं हुआ। इसके अलावा इसके महफूज खान के नेतृत्व में इसने युद्ध भी किया था डुप्ले के साथ में, लेकिन ये बुरी तरह से हारा था, और इसकी तरफ से आया था कैप्टन पैराडाइज, ठीक है। तो ये युद्ध में हार गया था। इसमें सेंट थोमे का युद्ध हुआ था अनवरुद्दीन और फ्रांसिस के बीच में। देखिए ये बता भी रखा है, महफूज खान था इसकी तरफ से और फ्रांसीसियों की तरफ से कैप्टन पैराडाइज था। महफूज खान बिल्कुल भी महफूज नहीं रख पाया, और बहुत सारी सेना थी इसके पास। इसके फ्रांसीसियों के पास लगभग 700 साढ़े 700 इतने सैनिक थे, फिर भी ये जीत गए थे। तो काफ़ी शर्मनाक की हार हुई थी इसकी। 1749 से 54 के बीच द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, और गवर्नर कौन था उस टाइम? थॉमस सैंडर्स थे, ठीक है। हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में जो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो रहा था, उनमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने हस्तक्षेप किया, और फिर हमें ये युद्ध है वो देखने को मिला था। 1749 में इसी युद्ध के दौरान अंबूर की लड़ाई हमें देखने को मिलती है। डुप्ले ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग इनका सहयोग लिया, और अनवरुद्दीन ने इसको हरा दिया और मार भी डाला। बाद में इन्होंने जो हैदराबाद और कर्नाटक इन दोनों में डुप्ले ने अपने हिसाब से इन दोनों को नियुक्त कर दिया था, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच हमें देखने को मिलता है। यह फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से हमें देखने को मिलता है। और अंग्रेजों में गवर्नर कौन था इस टाइम? जॉर्ज पिकोट थे, और सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, उसी के एवज में यहाँ पे भी ये लड़ाई कर रहे थे आपस में। फ्रांसीसियों की तरफ से काउंटी लाली ने नेतृत्व किया, और अंग्रेजों की तरफ से आयरकुट ने। बाद में आपको पता होगा वांडीवास का युद्ध भी हुआ था, और फ्रांसीसी सब बुरी तरह से परास्त हो गए थे। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं उसके बाद 1565 के अंदर ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसको हम बोलते हैं बन्नीहट्टी का युद्ध भी। इसके अलावा इसे राक्षसी तांगड़ी है इसका युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के अंदर विजयनगर साम्राज्य था पूरी तरह से टूट गया था, और टूटने के बाद हमें कई सारे क्षेत्र देखने को मिले थे। उसमें से एक था मैसूर का उदय भी विजयनगर जो ये युद्ध हुआ था तालीकोटा का, इसी के अंदर उदय हुआ था, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 1767 से लेके 69 तक 69, ठीक है। इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हमें देखने को मिलता है। वहाँ मद्रास के गवर्नर कौन थे उस टाइम मैसूर के? चार्ल्स वेरिंगटन है यहाँ के गवर्नर थे, ठीक है। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो और कर्नल वुड है, इन्होंने नेतृत्व किया। और हैदर अली की संयुक्त सेना है, इसके साथ मराठे थे, कर्नाटक और हैदराबाद के नाम थे, इन सबको इन्होंने संयुक्त कर लिया था। आपस में युद्ध हुआ, और हैदर अली एक प्रकार से आपको विजेता इसमें देखने को मिल रहा है। इसके अंदर क्या हुआ, मद्रास की संधि हुई और एक दूसरे के क्षेत्र इन्होंने आपस में कर दिया, ठीक है। 1780 से 84 के बीच सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हमें देखने को मिलता है। इसमें कई सारे पक्ष हमें देखने को मिलता है, जैसे कि सबसे पहले कर्नल वैली और हैदर अली के बीच अरकाट का युद्ध हुआ, और अरकाट का क्षेत्र है वो हैदर अली ने जीत लिया। फिर आयरकूट और हैदर अली के बीच युद्ध हुआ पोर्टोनोवा का, इसमें भी हैदर अली जीत गया। कर्नल ब्रेथवेट के साथ हैदर अली का युद्ध हुआ, तो ब्रेथवेट को एक तरह से घायल तो कर दिया, लेकिन हैदर अली खुद भी घायल हो गया, और हैदर अली की फिर मृत्यु हो गई थी। बाद में टीपू सुल्तान ने नेतृत्व संभाला, और ब्रिगेडियर मैथ्यू है इसके साथ टीपू सुल्तान का युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान जीत गया। तो अंग्रेज बुरी तरह से परास्त होने लग गए थे यहाँ पे। फिर क्या हुआ, मैकटर्नी के साथ ने टीपू सुल्तान ने संधि कर ली, और मंगलोर की संधि हुई। बाद में एक टीपू सुल्तान को इसमें काफ़ी फायदा भी हुआ था इस संधि के बाद। फिर आगे हम दौर देखने को मिलते हैं 1790 से 92 का दौर, जिसमें थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें कार्नवालिस था और टीपू सुल्तान था वो हार गया था।
तो मार्च 1792 के अंदर टीपू को श्रीरंगपट्टनम में इसकी संधि करनी पड़ी थी। इसके काफी प्रावधान थे जो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जैसे कि 3 करोड़ की क्षतिपूर्ति है वो टीपू को देनी पड़ेगी अंग्रेजों को। इसके अलावा आधा मैसूर है वो अंग्रेजों को दे दिया, आधा मैसूर अंग्रेजों को चला गया। इसके अलावा जो तुंगभद्रा नदी है उसके उत्तर वाला भाग है वो किसको देना पड़ेगा, मराठों को देना पड़ेगा। वरा महल हो गया, डिंडीगुल हो गया, कन्नौर हो गया, मालाबार हो गया, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है वो अंग्रेजों ने अपनी तरफ मांग लिए। ठीक है। इसके अलावा टीपू का जो बेटा था मोइनुद्दीन और एक बेटा और था अब्दुल खलीफ, इन दोनों को भी बंदी बना लिया और अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। तो टीपू को एक तरह से पूरी तरह से पंगु बना दिया था इससे युद्ध के बाद में। लेकिन टीपू सुल्तान ने फिर भी हार नहीं मानी और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए फिर से युद्ध किया और 1799 के अंदर में फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखने को मिलता है। इसके अंदर वेलेजली के भाई आर्थर वेलेजली है, इसने नेतृत्व किया था। ठीक है। और टीपू है इसके अंदर मारा गया था, वीरगति को प्राप्त हुआ था। फिर हमें 22 जून 1665 के अंदर पुरंदर की संधि देखने को मिलती है। ये शिवाजी और जय सिंह के बीच देखने को मिलती है। ये जय सिंह वो जय सिंह नहीं है जो आप देख रहे हो, जो जयपुर वाले हैं वो नहीं है, ये अलग है। ठीक है। इसके अंदर पुरंदर की संधि हुई तो 35 में से 23 किले शिवाजी के मुगलों को दे दिए गए। इसके अलावा 5000 घुड़सवार है वो भी मुगलों को सहायता के लिए दिए गए। इसके साथ ही जो इसके पुत्र थे शिवाजी के, इनके संभाजी है, शंभूजी या संभाजी बोलते हैं, इनको 5000 की मनसबदारी है वो मिली थी। तो यह चीज़ हमें देखने को मिली थी। आगे हम बात करते हैं अप्रैल 1731 के अंदर वारणा की संधि हुई थी बाजीराव फर्स्ट और शंभूजी द्वितीय के बीच। इसमें कहा गया कि साहू है उनकी अधीनता स्वीकार कर ले और जो शंभूजी द्वितीय है वो अब मतलब एक तरह से शासक नहीं है, मराठों के जो नेतृत्व मानते थे पहले ताराबाई इन्होंने घोषित कर रखा था, तो वो सब अब समाप्त हो गया। 14 जनवरी 1761 के अंदर आपको पता ही होगा पानीपत का तृतीय युद्ध अब्दाली मराठों के बीच में। इसको ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अब्दाली की तरफ कौन कौन थे देखिए, मुगल थे, इसके अलावा अवध के नवाब शुजाउद्दौला था, रुहेलखंड के नवाब थे नजबुद्दौला, जहान शाह थे, मनपसंद खान थे, ये अब्दाली की तरफ थे। मराठों की ओर से कौन कौन थे, दत्तोजी सिंधिया थे जिनकी मृत्यु हो गई थी बाद में, मल्हार राव होलकर थे, रघुनाथ राव थे, ये दोनों पराजित हो गए थे, विश्वनाथ और सदाशिवराव भाऊ ये सब भी थे। इसके अलावा ये आखिर में थे। ठीक है। और तोपची थे इब्राहिम गारदी, शमशेर बहादुर सिंह था वो भी मारा गया था। ये सब हमें देखने को मिले थे और आखिरकार क्या हुआ था, मराठे हारे थे इसके अंदर। ठीक है। 1775 के अंदर सूरत की संधि हमें देखने को मिलती है रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में। इसके अंदर क्या हुआ था, बेसिन और साल्ट सेट का क्षेत्र है वो रघुनाथ राव ने कहा कि हम अंग्रेज है आपको दे देंगे, लेकिन आप क्या करें, हमको पेशवा मान लीजिए। सूरत और बड़ौच है इनमें राजस्व का अधिकार भी दे दिया गया था, लेकिन यह संधि बाद में एक तरह से रद्द कर दी थी। क्यों? क्योंकि 1775 से 82 के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इसके अंदर गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था। ठीक है। और मई 1775 में क्या होता, अरास का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों की तरफ से कर्नल किटिंग थे और मराठों के बीच हुआ था, अनिर्णायक युद्ध रहा था ये। मार्च 1776 के अंदर पुरंदर की संधि हो गई थी कर्नल अपटन और मराठों के बीच है। ठीक है। जिसमें सूरत की संधि है ये, इसको रद्द कर दिया गया और कंपनी है इन्होंने रघुनाथ राव को साथ नहीं देगी, ये सब संधि में बोल दिया था। ठीक है। साल सेठ है वो कंपनी के पास ही रहेगा। लंदन समिति ने फिर इसको अस्वीकार कर दिया, नहीं ये आप मराठों के साथ संघर्ष कीजिए। फिर मराठों से संघर्ष देखने को मिलता है और 1779 के अंदर में तेलगांव की लड़ाई देखने को मिलती है। इस लड़ाई में कार्बन है वो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता है और मराठों के साथ युद्ध करते हैं, लेकिन मराठी इसमें जीत जाते हैं। फिर क्या होता है, 1779 में हमें बड़गांव की संधि देखने को मिलती है तेलगांव की लड़ाई के बाद, जिसमें अंग्रेजों ने मराठों से जितने भी क्षेत्र जीते थे वो सब लौटा दिए। 1781 के अंदर देखिए शिवपुरी या शिवपुरी का युद्ध हमें देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अंदर जनरल मैके और महाजी सिंधिया इनके बीच युद्ध हुआ था, लेकिन जनरल मैके ये जीत गया था और इन्हीं की मध्यस्थता से फिर क्या हुआ, संधि हुई थी 17 मई 1782 को सालबई की संधि। महाजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई, लेकिन इसके अंदर एक तरह से देखा जाए तो अंग्रेजों को इतना लाभ नहीं हुआ था, लेकिन वैसे देखेंगे तो इसको अंग्रेजों को काफ़ी लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की जो पहले ये संघर्ष करने से बचते थे मराठों से, बाद में मराठों से संघर्ष का प्रत्यक्ष रूप से इसके बाद देखने को मिलता है। पहले ये युद्ध नहीं करते थे क्योंकि मराठों को काफ़ी शक्तिशाली समझते, लेकिन युद्ध के बाद इन्होंने देख लिया कि मराठों को भी हराया जा सकता है। इसमें जैसे कि माधवराव है सेकंड, इसको पेशवा स्वीकार कर लिया, रघुनाथ राव है इसको पेंशनर नियुक्त कर लिया, एक दूसरे के क्षेत्र लौटा दिए, साल सेठ और एलिफेंट अंग्रेजों को मिलेगा, और हैदर अली है इसको 6 मंथ के अंदर वापिस उसके क्षेत्र वो दे दिए जाएंगे। ये सब हुआ था। 1803 से 5 के बीच हमें सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध देखने को मिलता है। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, वेलेजली था। ठीक है। 31 दिसंबर 1802 को क्या हुआ था, बेसिन की संधि हुई थी।
ये अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी फायदेमंद थी और इसके प्रावधान भी आके दिए हुए, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 1806 के अंदर राजपुर घाट की संधि हुई थी, यशवंतराव होलकर और जॉर्ज बार्लो है इनके बीच में। ये सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध इसके साथ ही समाप्त हो गया था। 1817 से 1818 के बीच में आपको पता होना चाहिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध वो हुआ था। इसके अंदर कई लड़ाइयाँ हुई थी, जैसे कि खिड़की की लड़ाई होगी, कोरेगांव की होगी, सालसेट की लड़ाई होगी। इन जो लड़ाइयाँ हुई थी इनका नेतृत्व तो किसने किया था? मराठों की तरफ से आपको याद होना चाहिए बाजीराव द्वितीय थे पूना से, और इसके अलावा अप्पा साहिब थे वो नागपुर से ये लड़ाई कर रहे थे। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? मेलकम था, और इन दोनों को हरा दिया था। इसी के साथ बाजीराव द्वितीय इनको पेंशन के द्वारा नियुक्त कर दिया। लगभग 8 लाख पेंशन हर साल मिलती थी इनको। बाद में बिट्टूर गांव में इनमें निर्वासित कर दिया था इनको। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको मराठों के साथ थोड़ी सी संधियाँ हुई थी उनका क्रम बता देता हूँ, क्योंकि क्रम से पूछ सकते हैं कौन सी संधि, मतलब क्रम से सजाने के लिए पूछ सकते हैं, तो एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देख लीजिए, जो ईयर वाइज है वो मेरे लिखे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले देखिए 1775 के अंदर सूरत की संधि हुई थी, रघुनाथ राव और मुंबई के अंग्रेज थे अधिकारी उनके बीच में। 1776 के अंदर यानी 76 में पुरंदर की संधि हुई थी पूना के पेशवा और अपटन के बीच में। 1779 में बड़गांव की संधि हुई थी पेशवा और अंग्रेजों के बीच में। 1782 में सालबाई की संधि हुई थी पेशवा और अंग्रेजों के बीच में। 1802 से 3 नहीं, यानी कई बार 1802 लिखा हुआ था, कई जगह 1803 बेसिन की संधि हुई थी बाजीराव और अंग्रेजों के बीच में। 1803 में देवगांव की संधि हुई थी भोंसले और अंग्रेज के बीच में। 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। 1806 में राजपुर घाट की संधि हुई थी होलकर और जॉर्ज बार्लो के बीच। 1817 के अंदर पूना की संधि हुई थी बाजीराव द्वितीय और एल्फिस्टन के बीच। 1817 में ही ग्वालियर की संधि हुई थी दौलतराव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। 1818 में मंदसौर की संधि हुई थी होलकर और अंग्रेजों के बीच। तो ये संधियों के क्रम है वो आप याद रख लेना। ठीक है, अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी रणजीत सिंह और डेविड ओकरलोनी के बीच में। इसके अंदर क्या हुआ था? जो सतलज नदी का पूर्वी भाग है जिसको हम सी सतलज बोलते हैं, वो अंग्रेजों ने ले लिया। ठीक है, अब 1844 से 46 के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्धों में देखने को मिलता है। लॉर्ड हार्डिंग, ह्यूजगफ और इनसे सिखों ने, लाल सिंह हो गए, इन्होंने युद्ध किया था लेकिन विश्वासघात कर लिया लाल सिंह ने, तो सिख है वो हार गए थे। इसके अंदर कई लड़ाइयाँ हुई थी वो बता देता हूँ आपको, जैसे कि मुदगी की लड़ाई होगी, फिरोजपुर की होगी, बद्दोवाल की होगी, अलीवाल की होगी, सबराऊ की लड़ाई होगी। ये सब में जो सिख है वो हार गए थे और अंततः 10 फरवरी 1840 को फिर संधि भी हो गई थी युद्ध हारने के बाद में। ठीक है, 3 और 9 मार्च को हुई थी फिर संधि 1840 में। लाहौर की संधि हुई थी सिख और अंग्रेजों के बीच में। तो जो ये संधि हुई थी 9 मार्च 1840 की, इसके अंदर कुछ चीज़ें देख लीजिए, जैसे कि 1.5 करोड़ की क्षतिपूर्ति देंगे। इसके अलावा ट्रांस सतलज है, पहले वाले रणजीत सिंह के साथ हुई संधि अमृतसर की, उसमें सी सतलज मिल गया था अंग्रेजों को, अब इन्होंने ट्रांस सतलज है वो भी ले लिया। इसके अलावा दलीप सिंह है, इसकी सेना है वो भी कहेंगे कि कम करेंगे। ये सिखों की तरफ से थे जो शासक थे, रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे उनके अंदर आते थे ये। ठीक है, लास्ट वाले 4th नंबर पे, रणजीत सिंह के बाद में 3 और आए थे, ये चौथे थे। बाद में क्या हुआ, 1.5 करोड़ की क्षतिपूर्ति है वो तुरंत तो दे नहीं पाए, तो इन्होंने क्या किया 50 लाख तो नगद दे दिए। इसके अलावा 1 करोड़ के बदले इन्होंने कहा कि आप कश्मीर, हजारा और व्यास संधि नदी का क्षेत्र है वो ले लीजिए। फिर क्या हुआ, 16 मार्च 1840 को अमृतसर की दूसरी संधि हुई, जिसके अंदर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर है ये 10 लाख स्टर्लिंग में गुलाब सिंह है, गुलाब सिंह या गुलाम सिंह, इनको दे दिया गया। ये डोंगरा है, इनको बेच दिया गया। ठीक है, इसके अलावा रानी जिंदा है, इनको संरक्षिका पद से हटा दिया गया, ये पहले संरक्षिका थी। ठीक है, रीजेंसी परिषद है, इसकी स्थापना की गई जिसमें 8 सिख थे और हेनरी लॉरेंस इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। रानी जिंदा को 48,000 की पेंशन पे नियुक्त कर दिया गया और शेखपुरा है वहाँ पे भेज दिया, लेकिन बाद में वहाँ से भी इनको निर्वासित कर देते हैं। अब आपको कुछ और चीज़ें भी पता होनी चाहिए, जैसे कि 1848 से 49 के बीच द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और इसमें अंग्रेज जीतते थे। अब कुछ अंग्रेजों वाले फैक्ट है, ये तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। आज मैंने आपको जितने भी युद्ध हुए थे और संधियाँ हुई थी वो सब बता दिए। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, तो 1 बार या 2 बार आप वीडियो देख लेंगे, या फिर इसके PDF नोट्स चाहिए तो वो भी बता देना, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इनको पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी युद्ध या संधियाँ होगी उनसे पूछने में। थैंक यू।